आज उसको डिस्कस करते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। ठीक है, ये बार बार पूछा जाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, SOLENOIDAL। ठीक है, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया ताकि स्पेलिंग में किसी को प्रॉब्लम ना हो। सोलेनोइडल वेक्टर, तो सोलेनोइडल वेक्टर किसको बोलते हैं? सपोज एफ एक वेक्टर है, एफ एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर एफ को सोलेनोइडल वेक्टर तब बोलते हैं अगर इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए, कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाए, तो दैट मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर ये कितना आ जाए, ये जीरो आ जाए। तो किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस अगर जीरो आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक सोलेनोइडल वेक्टर है। ठीक है, दूसरा क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर है ये, और एक और होता है उसको बोलते हैं इररोटेशनल वेक्टर। इररोटेशनल, ठीक है, उसको बोलते हैं इररोटेशनल वेक्टर। तो इररोटेशनल वेक्टर किसको बोलेंगे? इररोटेशनल वेक्टर वो होता है जिसका क्या हो, सपोज एफ वेक्टर ये है, और अगर इसका कर्ल अगर जीरो आ जाए, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर अगर जीरो आ जाए, दैट मीन्स डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, अगर ये हो जाए तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये है इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, इररोटेशनल। ठीक है, तो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि सोलेनोइडल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका डाइवर्जेंस जीरो है, इररोटेशनल उसको बोलेंगे जिसका कर्ल जीरो है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, सपोज हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन देन एफ वेक्टर इज, तो देखो पहले क्वेश्चन में ही आ गया। तो एफ वेक्टर बताना है कि ये क्या है, सोलेनोइडल है, इररोटेशनल है, सोलेनोइडल और इररोटेशनल दोनों है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको पता है। देखो पिछले क्लास में हमने एक डिस्कस किया था। देखो पहले, सबसे पहले यहाँ पे एफ देखते हैं कि एफ वेक्टर क्या है। तो एफ वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट है किसी फंक्शन का, स्केलर पॉइंट फंक्शन है ना, ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एफ जो है इसका ग्रेडियंट है, तो इसको मैं फाइव मान लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मान लेते हैं फाइव है, ये जो फंक्शन लिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसको मैंने फाइव मान लिया। तो एफ मतलब क्या है, एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट और किसी स्केलर फंक्शन फाइव। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव। अब देखो, पहले हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था पिछली लेक्चर में, कि अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव इसका मतलब क्या है, डेल डॉट ग्रेडियंट फाइव। तो ये क्या होगा, ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर बन जाता है, डेल स्क्वायर फाइव, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव का मतलब ये है डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाइव, ये, तो ये होता है जीरो, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव होता है जीरो और डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव होता है डेल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर एफ वेक्टर जो है वो किसी फंक्शन का ग्रेडियंट है, तो अगर इसका मतलब मैं अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव, ये होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ये डेल स्क्वायर फाइव, ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं इसका कर्ल निकालता हूँ, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, तो कर्ल एफ वेक्टर क्या आएगा, डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाइव, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मतलब फाइव यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका ग्रेडियंट लिया जाए और उससे उसका कर्ल लिया जाए तो वो जीरो आता है हमेशा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी थी, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये पिछली क्लास की पीपीटी है। देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें देखेंगे हम, ये डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लाप्लासियन, तो ये देखिए क्या है, ये है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव, ये होता है डेल स्क्वायर। और इसी में एक हमने और प्रॉपर्टी देखी थी, ये वाले देखो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव इज जीरो। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे जीरो बन जाता है। तो इसका मतलब ये इसका डाइवर्जेंस तो इसका नॉन जीरो आ रहा है, मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर आएगा, है ना कुछ आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो इसका जीरो नहीं आएगा, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर इसका कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट कर्ल इसका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक इरोटेशनल वेक्टर हो गया जिसका कर्ल जीरो आता है। अभी हमने पीछे बताया कि जिसका कर्ल जीरो आता है उसको क्या बोलते हैं,
इरोटेशनल वेक्टर। तो इसका आंसर हो गया ये बी, इरोटेशनल। ये सोलेनाइडल नहीं है, मतलब सी भी हो सकता था इसका आंसर, सोलेनाइडल एंड इरोटेशनल। अगर इसका क्या आ जाता, डाइवर्जेंस भी जीरो आ जाता, बट डाइवर्जेंस इसका जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल वेक्टर है। तो इजी है, बट हमको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, नहीं तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, यही सब करते रहेंगे, टाइम लग जाएगा उसमें। अगर हमको ये आइडेंटिटीज याद है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव होता है लाप्लासियन ऑपरेटर, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाइव होता है जीरो, ठीक है। तो इससे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देखो, जैसे सपोज अगला क्वेश्चन ये है, अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये मैं सरफेस दे रखा, तो इसको फाइव मान लेता हूँ मैं। ये सरफेस जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये एक सरफेस है। तो बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल, मतलब यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो यूनिट नॉर्मल हमने एन कैप निकालना है। तो एन कैप मैंने बताया था क्या होता है, एन कैप होता है ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है, ये होता है। तो इसका फाई निकालेंगे हम उससे, जैसे सरफेस है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इस पॉइंट पे ये तो आ जाता है ग्रेडियंट, और जब उसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो ये एन कैप बन जाएगा। एन नॉर्मलाइज का मतलब वो यूनिट लेंथ निकालेंगे हम, तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है। तो हमको किस पॉइंट पे, वन 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 पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, ये हो जाएगा आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो देखो ये क्या आ जाएगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है। इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, और प्लस के कैप जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा टू जेड, ये आ गया। तो अब इसमें ये है ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। एट कौन सा पॉइंट रखा हमने, वन वन वन, इस पॉइंट पे ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो ग्रेडियंट फाइव कितना हो जाएगा, देखो ग्रेडियंट फाइव हो जाएगा, जैसे वन वन रखेंगे तो आ जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस टू के कैप, ऐसा हो गया। अब हमको निकालना है एन कैप। तो एन कैप क्या होता है, ग्रेडियंट फाइव डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड में वन का ये वन हो गया, प्लस ये वन हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाई रूट सिक्स, ठीक है। डिवाइड किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड से, अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, तीनों का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने। तो इससे हमारे पास ये आ गया, इससे हमारे पास ये आ गया। तो इसका आंसर हो गया आई माइनस जे प्लस टू के, आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई रूट सिक्स। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जब भी यूनिट नॉर्मल पूछा जाए, यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल क्या होता है, कोई भी सरफेस है उस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे यूनिट नॉर्मल पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका ये ये नॉर्मल आएगा एन कैप। एन कैप के लिए हमको ये डिवाइड करना पड़ेगा ग्रेडियंट से, ठीक है, ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर कैप लिखा है, आर कैप इज इक्वल टू लिखा है आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है, ठीक है। आर डाइवर, फिर पूछ रहा है डाइवर्जेंस। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। और आर क्या होता है, आर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर वन बाई टू, मतलब रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज और देखते थे हम कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स अपॉन आर। ये मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि कैसे निकलती है, ठीक है। उसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई अपॉन आर, ठीक है। और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड अपॉन आर। ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, यही आएगा। इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, ठीक है। तो ये हम इसको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो देखो अब क्या है, हमको निकालना डाइवर्जेंस। तो देख बोल रहा है कि इसका डाइवर्जेंस बताओ। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप का मतलब है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट आर कैप। अब आर कैप क्या हुआ, आर कैप का मतलब आर वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई लिखा है आर। तो आर तीनों के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, ऐसा हो गया। ये लिखा है ना आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर कैप ऐसा हो गया। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आई आई वाले आते हैं, जे जे वाले, तो इसका मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर,
ठीक है, ये z है, 2 नहीं है, z अपॉन r, ऐसा हो गया। अब क्या है, ये देखो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब है यहाँ x है, यहाँ x है, वहाँ y है, y, यहाँ z है, z, बाकी सब सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं एक को इसको कैलकुलेट कर देता हूँ तो ये बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। बाकी दोनों में हमें x के बदले z लिख देना है बस, ठीक है। तो देखो मैं इसको अलग से कैलकुलेट करके देखता हूँ कि डेल अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आती है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन है, एक्स भी और आर भी, तो ये इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, मतलब यू अपॉन वी वाला। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का एक्स से डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू वन तो आर हो गया, माइनस एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखिए एक्स अपॉन आर, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ऊपर ऊपर देखो मैं एलसीएम ले लूंगा, अगर मैं आर ले लूंगा एलसीएम तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो आर आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जब ये ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर, मतलब ये जो है ये, इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और इस थर्ड वाली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये आएगी। तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ अगर, तो देखो डेल बाई डेल इसकी इसकी वैल्यू रखने से सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आई है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, प्लस अगला वाला क्या आएगा, अगला वाला आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, प्लस अगला वाला क्या आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तीनों का एलसीएम ले लेंगे आर क्यूब, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा देखो आर स्क्वायर आ रहा है तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया, ये आर स्क्वायर ही बन गया, तो यहाँ पे आ गया देखो 3r स्क्वायर माइनस ये भी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ऐसा हो गया। तो 3r स्क्वायर में से ये तो ऊपर आ गया 2r स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। सिंपल ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, आर क्यूब से आर स्क्वायर एक पावर कम होगी तो ये 2 अपॉन आर आ जाएगा, तो ये आएगा इसका आंसर ये है, ठीक है। कुछ नहीं है, हल्की सी हल्के फुल्की कैलकुलेशन है इसमें, तो ये अगर हमको आती है हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो ये इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ एफ वेक्टर ये गिवन है हमें इस सोलेनाइडल, सोलेनाइडल का मतलब इसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा, ठीक है। तो इस ए की वैल्यू बताओ बोल रहा है, ये पूछ रहा है ना ए, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो एफ वेक्टर हमें गिवन है, तो एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो आएगा, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या है, सोलेनाइडल वेक्टर है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इसका मतलब कि डेल अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, मतलब ये कुल मिला के ऐसा आएगा कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई माइनस 2z प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स माइनस ए जेड, ये कितना आएगा, जीरो आएगा। इसको देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, प्लस इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, प्लस इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस का ए, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो गया। ये इस ए की वैल्यू पूछ रहा है, सोलेनोइडल वेक्टर दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल, ए एंड बी इरोटेशनल है, इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे इसका मीनिंग ये है, ए और बी इरोटेशनल होने का मतलब है कि डेल क्रॉस ए वेक्टर, इरोटेशनल का मतलब जिसका कर्ल जीरो आता है, तो ए का कर्ल जीरो आएगा, और डेल क्रॉस बी वेक्टर इसका भी कर्ल क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ए का कर्ल जीरो है, बी का कर्ल भी जीरो है, तो ए का कर्ल जीरो, बी का कर्ल जीरो, क्योंकि ए और बी क्या दे रखे हैं, इरोटेशनल वेक्टर्स है, वेक्टर्स, ठीक है। देन डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो लिखा है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होगा बोल रहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है डेल क्रॉस ए, सॉरी डॉट डॉट क्रॉस नहीं डॉट, डॉट ए क्रॉस बी, ये निकालना हमको। देखो एक आइडेंटिटी होती है, हमको वो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक आइडेंटिटी होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ऐसे डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसकी आइडेंटिटी है डेल डॉट ए क्रॉस बी, इसका होता है बी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर
माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी वेक्टर। ये इस ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको इसका प्रूफ भी होता है कि इसको कैसे नहीं, ये कैसे करके आया, तो हम प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है इसका, तो अभी हम प्रूफ में नहीं जा रहे फिलहाल, तो हम इतना ही देखते हैं कि डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल इसको हमें ये याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको याद रख लेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, मतलब ये ऐसा है ना, बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ये है डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बोलेंगे इसको डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो ये ऐसा हो गया। अब हमको दे रखा है ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इरोटेशनल वेक्टर है। तो इरोटेशनल वेक्टर का क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर का यहाँ पे लिखा है कि इरोटेशनल वेक्टर का क्या होता है, कर्ल जीरो आता है इरोटेशनल वेक्टर का। तो इरोटेशनल वेक्टर का कर्ल जीरो है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू जीरो हो गई और इसकी भी वैल्यू जीरो हो गई, है ना। ये दे रखा ना यहाँ पे, देखो इरोटेशनल वेक्टर है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ए डॉट जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ए डॉट जीरो हो गया जीरो माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे जीरो हो जाएगा ये। वो क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी क्या दे रखे, इरोटेशनल वेक्टर है, इरोटेशनल वेक्टर है, ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें लगा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, ठीक है। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा ये। तो ये भी इजी क्वेश्चन तब है जब हमको ये आइडेंटिटी याद है, तो ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए। अब देखो ये सिमिलर पिछले वाले की तरह क्वेश्चन आ गया, द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस दे रखा है एट दिस पॉइंट। तो ये सेम सेम वही क्वेश्चन है जो अभी ये पहला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला। तो इस पे भी वही करना है, ग्रेडियंट और डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से। तो देखो ये खुद भी कर सकते हैं, चलो हम करके देखते हैं फटाफट। तो फाइव इज इक्वल टू हमें दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये दे रखा फाइव। तो हम सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ आई कैप, ठीक है, मतलब इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, यह जगह आई कैप डेल फाइव बाई डेल एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा टू एक्स, प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल फाइव बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा एट वाई, है ना, और प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस सिक्स जेड, ये आएगा बस। तो ये और फिर इसमें रख देंगे ये वाला पॉइंट वन वन वन, ये वाला पॉइंट रख देंगे, तो वन 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 इसमें तीनों वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे टू आई कैप प्लस एट जे कैप माइनस सिक्स के कैप, ये आ गया ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। अब हमको एन कैप निकालना है, तो एन कैप क्या होता है, ग्रेडियंट फाइव डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा टू आई कैप प्लस एट जे कैप माइनस सिक्स के कैप। अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो टू का स्क्वायर हो गया फोर, एट का स्क्वायर हो गया सिक्सटी फोर, सिक्स का स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स, ये हो गया। तो देखो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा हमारा एट जे कैप माइनस सिक्स के कैप। अब क्या करेंगे, नीचे से ना स्क्वायर रूट के अंदर से फोर 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 तीनों में फोर कॉमन ले लेंगे, तो फोर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टू बन जाएगा, ठीक है। और अंदर क्योंकि फोर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे सिक्सटीन बचेगा और यहाँ पे बचेगा नाइन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऊपर टू कॉमन लेके नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस सिक्स का थ्री हो जाएगा, थ्री के कैप डिवाइडेड बाई सिक्सटीन प्लस सेवनटीन और नाइन ट्वेंटी सिक्स, तो रूट ट्वेंटी सिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, आई प्लस फोर जे माइनस थ्री के, आई प्लस फोर जे माइनस थ्री के डिवाइडेड, तो ये इसका आंसर ये हो गया ए, ठीक है, आई प्लस फोर जे माइनस थ्री के डिवाइडेड बाई रूट ट्वेंटी सिक्स। तो ये क्योंकि यूनिट नॉर्मल बोला था, सिर्फ नॉर्मल होता तो तब ये इसका आंसर ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यूनिट नॉर्मल बोला है तो यूनिट तभी होगा जब उसके मैग्नीट्यूड से उसका मैग्नीट्यूड वन आएगा और तभी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सेम वही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इफ आर वेक्टर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है कर्ल ऑफ आर एन आर वेक्टर, यही लिखा है कर्ल ऑफ आर। तो देखो एक अभी तो वैसे इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, पर देखो एक कंडीशन यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो ये जो आर एन आर वेक्टर है ना, ये इरोटेशनल होता है हमेशा। अगर हमको याद है तो हम इसको डायरेक्ट सीधे इसका आंसर जीरो आ जाता है, हमको पता होता अगर तो ना कि इरोटेशनल वेक्टर होता है फॉर ऑल एन, एन की कुछ भी वैल्यू हो उसके लिए हमेशा क्या होगा, ये इरोटेशनल वेक्टर होगा, आर एन आर वेक्टर, एन कुछ भी हो, ठीक है। और आर टू द पावर एन आर वेक्टर
ये होता है सोलेनॉइडल, सोलेनॉइडल फॉर n इक्वल टू -3 ओनली। n इक्वल टू -3, n इक्वल टू -3 का मतलब है यहाँ पे -3 रखूंगा मैं, अगर मैं n की जगह पे, तो r, ये ऐसा हो जाएगा r⁻³ r⁻³ और r वेक्टर, मतलब ऐसा हो गया r वेक्टर अपॉन r क्यूब ये। तो इसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा, अगर आर स्क्वायर कर देंगे तब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हम इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये सोलेनोइडल, अब देखो ये है इरोटेशनल होगा, ये कैसा होगा देखो। चलो पहले हम लिख देते हैं कि r⁻n और r वेक्टर ये होगा कितना। तो r⁻n r वेक्टर कितना होगा, देखो r⁻n r वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये कितना हो गया, r⁻n एक्स आई कैप, r⁻n वाई जे कैप, r⁻n जेड के कैप, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, हमको इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालना मतलब हमको ये निकालना है ना, r⁻n r वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ये आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, r⁻n एक्स, r⁻n वाई, r⁻n जेड, ठीक है। तो देखो अब मैं करके देखता हूँ, इसको एक्सपेंड करके देखता हूँ। तो पहले आएगा आई कैप, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ऐसे क्रॉस, डिटर्मिनेंट है, सिंपल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो आएगा देखो डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या, r⁻n इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ r⁻n इंटू वाई, ठीक है। प्लस जे के साथ भी कुछ कंपोनेंट आएगा, प्लस के साथ भी कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो मैं सिर्फ इसको करके देखता हूँ, देखो इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैप। देखो इसमें जब इसको मैं सॉल्व करूंगा डेल वाई बाई r⁻n जेड, तो जेड तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, और ये आ जाएगा जेड। और जब r की पावर n का करेंगे तो आएगा n r⁻n-1 और डेल r अपॉन डेल वाई, है ना। तो डेल r अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है y अपॉन r माइनस, अब सेकंड वाला देखो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y तो बाहर आ जाएगा, तो y ऐसे हो गया। अब r⁻n और डेल r अपॉन डेल z, तो डेल r अपॉन डेल की वैल्यू होगी z अपॉन r, ऐसा हो गया। उसी तरीके से प्लस j के साथ भी आएगा कुछ टर्म, और प्लस k के साथ भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये और ये टर्म दोनों सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखो यहाँ पे z है y है, यहाँ पे भी z है y है, ये टर्म है ये टर्म है, नीचे डिवाइडेड बाय r है, डिवाइडेड बाय r है, ठीक है। सब कुछ सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस है बीच में तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हमको डायरेक्ट याद है कि ये एक रोटेशनल वेक्टर है, तो इसका कर्ल सीधे सीधे जीरो हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके, खुद सॉल्व करके देख लेना, इसके आगे कुछ नहीं, देखो कैंसिल हो रहा है ना पूरा, उसी तरीके से जे के कोएफिशिएंट भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, के का भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया जीरो वेक्टर। अब देखो ये क्वेश्चन है कि विच व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एफ वेक्टर है, दे रखा है 6x² आई कैप प्लस 3xy² जे कैप प्लस xy z³ के कैप, ये हमें दे रखा है। इसका डाइवर्जेंस निकालना है इस पॉइंट में बस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, तो बहुत आसान है। डेल इसका इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका वाई के रेस्पेक्ट में, इसका जेड के रेस्पेक्ट में, बस इतना ही क्यों करना है। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x, प्लस इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 6xy, प्लस इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3xy z²। और इसमें ये वाला पॉइंट रख देना, तो इसको खुद कर लेंगे इसके आगे। इसमें ये 2 3 4 यहाँ पे रख देंगे, इसमें से चारों में से एक ना एक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी वही है, देखो सेम सेम वही क्वेश्चन है। फॉर c ग्रेटर देन 0 इफ a b एंड a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट टू द कोन, ये एक सरफेस है कोन, कोन की क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो ये है ये दे रखा हमें, तो कह रहा है कि ये एक यूनिट नॉर्मल है, तो देन तब क्या होगा, इनमें इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। तो हमको इसको देखते हैं, देखो क्या निकलेगा इसमें से। देखो पहले हमें जो कोन के क्वेश्चन गिवन है कि z इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y², ठीक है। अब देखो चलो मैं एक कुछ ऐसी बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं इस चीज़ की। देखो ये कोन कैसे बनता है, देखो ठीक है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस।
देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड मान लो इसको, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एक सर्कल की क्वेश्चन है ना, ये टू डायमेंशनल में एक सर्कल की क्वेश्चन है जिसका क्या है, मतलब सेंटर ओरिजिन पे होता है इसका, है ना, इस टाइप का एक सर्कल है ये, है ना, इस टाइप के एक सर्कल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसकी ए है, ए है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसी को अगर मैं थ्री डायमेंशनल में लेके जाऊंगा तो ये पहले क्या बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे ए रेडियस का, और हर पॉइंट पे ये उतने ही रेडियस का सर्कल बनता जाएगा ऐसे करके ना, तो ये सिलेंडर बन जाएगा ऐसे में। लेकिन अगर ये सर्कल को यहाँ पर मैं ये जो है ए स्क्वायर के बदले यहाँ पर जेड लिख दिया मैंने, तो जेड का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, जेड को मैं लिख सकता हूँ रूट जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट जेड का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस किस हिसाब से बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे लीनियरली इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो पहले इसकी जेड की वैल्यू जब जीरो होगी तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनेगा, जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सर्कल क्या है, धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे सर्कल, जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे करके सर्कल बड़े होते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या शेप बनेगा इसका, कोन। हालांकि इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं था पर मैंने ऐसे बता दिया हल्का, ठीक है। चलो चलो, अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो ये लिखा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो ये आएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ऐसे लिख देते हैं इसको, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। तो इस कोण पे यूनिट नॉर्मल इस पॉइंट पे बताना है हमको ना, यूनिट नॉर्मल बताना है इस पॉइंट पे, ये आ रहा है तो ए बी सी की वैल्यू बताना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको फाई मान लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू इतना हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये आएगा माइनस का टू एक्स, है ना, प्लस जे कैप डेल फाइव बाई डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का टू वाई, प्लस के कैप डेल फाइव बाई डेल जेड, तो डेल जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो टू जेड, ये आ गया। अब ये पॉइंट रखना है इसमें वन वन रूट टू, तो वन वन रूट टू इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इतनी, इतनी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप, देखो पहले वन रखेंगे तो माइनस टू आई कैप हो जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस टू जे कैप, और यहाँ पे जब प्लस का जाएगा टू रूट टू के कैप, ये हो गया डेल फाई। लेकिन लिखा है यहाँ पे यूनिट नॉर्मल है, तो यूनिट नॉर्मल के लिए एन कैप निकालना है हमको ना, ये एन कैप ही है कुल मिला के ना। तो एन कैप क्या है, ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस का टू रूट टू के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट, तीनों का स्क्वायर का सम, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, फिर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, और टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, फोर टू एट हो गया। तो नीचे से हम क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा, देखो फोर फोर सिक्सटीन हो जाएगा कुल मिला के ना, माइनस टू जे कैप प्लस टू रूट टू के कैप, नीचे आ गया रूट सिक्सटीन का बन गया फोर। तो ऊपर से देखो टू कॉमन लेंगे, नीचे से टू कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये वेक्टर कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा इतना, माइनस का वन बाई टू आई कैप माइनस का वन बाई टू जे कैप प्लस का, देखो टू से टू कैंसिल हो गया, और वन अपॉइंट रूट, तो वन अपॉइंट रूट टू आ जाएगा, ठीक है, वन अपॉइंट रूट टू के कैप। अब इसको अगर मैं इस वाले से कंपेयर करूँ ना, ये जो हमें गिवन है, तो इससे इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ए है, ए की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, और सी की वैल्यू है वन बाई रूट टू। तो तीनों अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ए का स्क्वायर तो आएगा वन बाई फोर, बी का स्क्वायर करता हूँ तो वन बाई फोर आएगा, और सी का स्क्वायर करता हूँ तो वन बाई टू आएगा, है ना। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी वाला। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है क्वेश्चन ये भी। जब भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिखे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मीनिंग है हमको ग्रेडियंट निकाल के उसी के ग्रेडियंट से उसको डिवाइड कर देना है, फिर डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हमें इससे कंपेयर कर दिया हमने, तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, और इसमें से चारों में से देख लिया हमने कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। वेक्टर फील्ड विद अ वैनिशिंग कर्ल, जिसका कर्ल वैनिश हो जाता है, वैनिश का मतलब जीरो हो जाता है जिसका कर्ल, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, जिसका कर्ल जीरो हो जाता है उसको इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सोलेनोइडल किसको बोलते हैं, जिसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करना इसमें, ठीक है। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं बता रहा था, पीछे बताया था ना कि r टू द पावर n r वेक्टर, ये क्या होता है, ये इसका ये इरोटेशनल होता है फॉर ऑल n, n के हर और ये सोलेनोइडल किसके लिए होता है, फॉर
एन इज इक्वल टू -3। तो एन इक्वल टू -3 का मतलब है ये देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू -3 रख दूंगा कर में, तो ये आ जाएगा ये वही r⁻³ और r वेक्टर, तो कितना आ जाएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³। ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये सोलेनोइडल वेक्टर है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पर इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है, खुद एक बार सॉल्व करके देखेंगे। अगर डायरेक्ट याद ना हुआ तो तब कैसे करेंगे, है ना। तो ये है कि देखो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाय r³, ये है यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस का मतलब है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे डॉट लिखेंगे। और आर वेक्टर ये मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई r³, तीनों के अपन में जाएगा r³ ये आ जाएगा। तो इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन r³, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई अपॉन r³, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड अपॉन r³। ऐसा हो गया। तो अब ये देखो, इसको इसको हमें क्या करना है, इसको देखो तीनों के तीनों सेम है, एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज है बस, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, और बाकी दोनों फिर हम एज इट इज वैल्यू रख देंगे, सिर्फ एक्स वाई जेड चेंज करके, ठीक है। तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले वाले को। देखो ये है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला केस, ठीक है। तो सबसे पहले वही आ जाएगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो आ जाएगा 3r² इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो एक्स अपॉन आर आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई r³ का स्क्वायर, यानी कि r⁻6 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी सेम एज इट इज आ जाएगा, y के टर्म्स में आएगा बस। तो देखो इस r से एक r कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन गया, मतलब r³ माइनस 3r² अपॉन r⁻6, ये आएगा, है ना, ये आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r³ माइनस 3r² अपॉन r⁻6, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, r³ माइनस 3r² अपॉन r⁻6। तो नीचे तीनों का एलसीएम सेम आ गया, r⁻6 हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर ऊपर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो r⁻6 है, ऊपर देखो क्या आएगा, r³ तो आएगा 3r³ माइनस, तो देखो इनमें से 3r कॉमन आ जाएगा जो बाकी के टर्म से, और अंदर आ गया x² प्लस y² प्लस z²। अब देखो इसकी भी वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू r² है, r² इंटू r³ हो गया, ऊपर 3r³ माइनस 3r³ 0 आ जाएगा सीधे, ठीक है, कट जाएगी सारे टर्म, नीचे अपॉन में 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो ये ऐसे करके, तो अगर हमको डायरेक्ट याद है कि ये जो वेक्टर है, ये क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर होता है। अगर r की वैल्यू -3, मतलब n की वैल्यू -3 है, तो मतलब 1/r³, तो हमने निकाल के भी दिखा दिया कि कैसे आता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में गलती करी हुई इन्होंने, देखो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मतलब ये जो है ये एक्सप्रेशन ही गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो डेल क्रॉस डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ऐसा हो सकता है कभी कि पहले डाइवर्जेंस निकाला, तो डाइवर्जेंस लेने के बाद तो स्केलर बन गया, ये स्केलर बन गया, तो स्केलर का फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ले सकते हैं, स्केलर का कर्ल नहीं होता, कर्ल हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अब यही गलत है, तो बाकी फिर चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस कभी नहीं होता, डाइवर्जेंस लेने के बाद तो स्केलर बन गया, स्केलर का कर्ल थोड़ी निकलता है, तो ये क्वेश्चन गलत है, कुछ स्किप करो। तो ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट टू द सरफेस, ये एक सरफेस की क्वेश्चन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ग्रेडियंट फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस इज अ वेक्टर, ग्रेडियंट फाई क्या होता है कह रहा है, ठीक है। पैरेलल टू टेंजेंट टू द सरफेस नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस यही होता है ना, ये पहले भी कई बार होता है, जैसे मान लेते हैं सरफेस है कोई, तो अगर इस पॉइंट पे मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ, तो ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा ग्रेडियंट हमेशा किस डायरेक्शन में आता है, नॉर्मल डायरेक्शन में आता है, मतलब परपेंडिकुलर जो होता है सरफेस के, तो ये होता है एन, एन कैप तो निकलता है ये ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये तो एन कैप है, लेकिन एन वेक्टर भी तो यही है, कैप तो मैंने खाली नॉर्मलाइज कर रखा उसको ना, तो नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो ये आ गया, इस टाइप के इसमें और भी अभी क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम अगले क्लास में फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ कर्ल, तो ये तो सिंपल ही है, इस ये वेक्टर दे रखा है, इसका कर्ल निकालना है, तो कर्ल हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ये क्या हो गया, कर्ल ऐसे निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट, एक्स मतलब आई वेक्टर का कोएफिशिएंट
आई कैप का, ठीक है, जेड, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल आई कैप, ये इंटू ए डेल, ये इंटू ये करेंगे तो जीरो आ गया, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर, प्लस का जे कैप, ये इंटू जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ गया, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के कैप। एक्सपेंड करना आई होप सबको आता होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट को इसको इसको करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस जब इसको इससे करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो आएगा एक्स स्क्वायर, और जब ये वाला पॉइंट रख देंगे हम, कौन सा, 1 2 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, एक्स जेड की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 आई कैप, प्लस 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9 जे कैप, और एक्स की वैल्यू 1 तो माइनस का के कैप, तो 4 प्लस -4, यहाँ पे माइनस आएगा सॉरी, -4 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस के, तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बहुत इजी है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम आगे अभी 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 पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ये, तो हमें एक वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर दे रखा है ये आई कैप कॉस एन टी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, ठीक है, वेर एन इज कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ वेरिएबल, देन फाइंड, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो इसका मतलब पहले हमने को क्या करना है, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले डी आर बाई डी टी निकाल देते हैं, डी आर बाई डी टी का मतलब है इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस एन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन एन टी हो जाएगा, और एन टी का फिर से करेंगे तो एन आ जाएगा, और यहाँ पर आई कैप ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन एन टी का हो जाएगा कॉस एन टी जे कैप, और एन टी का हो जाएगा एन, तो ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, आर डॉट डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो आर, आर क्या है, आर हमें ये गिवन है, और डी आर बाई डी टी भी गिवन है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और के वाले मल्टीप्लाई, जे वाले के तो इसमें है ही नहीं, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई होगा, जे वाले हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस एन, और कॉस एन टी इंटू साइन एन टी, क्या आ जाएगा, कॉस एन टी इंटू साइन एन टी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, प्लस एन साइन एन टी इंटू कॉस एन टी, ये हो गया। तो ये दोनों के दोनों टर्म सेम है, तो कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। तो जीरो इसमें कहीं ऑप्शन में गिवन है नहीं, तो इसका आंसर है वैसे जीरो, ठीक है, तो नन ऑफ दिस कर देंगे हम, इसका आंसर जीरो है, क्योंकि सेम सेम टर्म आ गई दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर इज अ लीनियर, ये क्वेश्चन, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे डाल दिया, वेक्टर नाम सुन के शायद हमने गलती से डाल दिया, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, लीनियर का है तो कोई बात नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एक वेक्टर दे रखा है, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, m3, 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब m की किस वैल्यू के लिए ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी मतलब हमको। तो देखो ये होगा लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जैसे क्या होता है, एक वेक्टर मान लेते हैं, तो दो बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ कि अल्फा टाइम्स 3 2 1 प्लस बीटा टाइम्स 2 1 एंड 0, ठीक है। अल्फा एंड बीटा क्या है, स्केलर्स हैं, आर स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स हैं, ये किसी फील्ड में बिलोंग करते हैं, ये ऐसे होता है जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर आएगा, ये आएगा इस टाइप से, तो जब हमने इसको यहाँ पे ये तो ऐसे रहेगा m3, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड भी कर देंगे साथ साथ हम, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉमा यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 अल्फा, समझ रहे हो ना, मतलब ये क्या हो रहा है, पहले हमने चलो एक एक करके करके 3 अल्फा, 2 अल्फा, अल्फा, प्लस यहाँ पे बीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 2 बीटा, बीटा, यहाँ पे तो जीरो रहेगा, तो जब फिर से इसको ऐड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा देखो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा हो गया, ये आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस जीरो तो अल्फा ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया m3, 1, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे हम साइड बाय साइड, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है वो भी एक वेक्टर है, तो कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू हो गया कितना
3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 3 इज इक्वल टू हो गया कितना, ये वाला 3 जो सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और 1 किसके इक्वल हो गया, 1 इक्वल टू हो गया अल्फा की। इसका मतलब अल्फा की तो वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें रख देंगे वैसे हम, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो बस ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लीनियर अलजेब्रा से, तो ये यहाँ पे इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम वेक्टर कैलकुलस पर फोकस करते हैं फिलहाल। देखो, अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये एक सरफेस है मान लेते हैं, तो इस पे नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या करते हैं, एन कैप निकालना हमने, और एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है, एन कैप इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये होता है। फाई हमें गिवन है, ये फाई क्या है, ये जो सरफेस है, फाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फाई है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो किस पॉइंट पे निकालना कह रहा है कि 1 2 एंड 3, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार कर दिया ये। तो चलो हम डायरेक्ट निकालते हैं, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, मतलब ये हम निकालना चाह रहे हैं ग्रेडियंट फाई। ठीक है, ग्रेडियंट फाई, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई प्लस जे कैप, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स, प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा वाई, ये आएगा। अब जब ये वाला पॉइंट रख देंगे इसमें 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, वाई की वैल्यू 2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा पहली वाली, आई कैप इंटू 0, प्लस जे कैप इसमें वो रखेंगे तो माइनस का जे कैप आ जाएगा वाई प्लस 2 के कैप, ये आ गया। तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब एन कैप निकालना हमको, एन कैप निकालना है, नॉर्मल निकालना ना, सॉरी इसमें देखो यूनिट नॉर्मल नहीं पूछा था, सिर्फ नॉर्मल पूछा है। अब वेक्टर विच इज नॉर्मल, अगर यूनिट नॉर्मल पूछा होता तब हम ये निकालते, लेकिन नॉर्मल क्या है, सिंपल ग्रेडियंट फाई होता है नॉर्मल, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, एन वेक्टर निकालना है। तो एन वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, आगे नॉर्मल वेक्टर यही है, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, माइनस जे कैप है सॉरी, माइनस जे कैप, माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप, तो माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसमें ओहो एक चीज़ और इसमें छूट गया था, सॉरी मैंने डिफरेंशिएशन गलत कर दिया, यहाँ पे वाई इधर भी था। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा और प्लस का जेड भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब ये वाला पॉइंट रखेंगे हम 1 2 3 इसमें रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी और इसकी वैल्यू 3 रखी, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, तो प्लस का 2 यानी कि 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, एन वेक्टर, तो ये आ गया। एक बार शुरू से देख लो दोबारा से, यहाँ पे मैंने गलती कर दी डिफरेंशिएशन करने में। जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे ना, ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा देखो 2x माइनस वाई। ठीक है, इसको एक्स से रोचेंगे, जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस जे कैप, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन वाई इन दोनों जगह पे है, तो यहाँ पे इसका तो माइनस एक्स बचेगा, वाई का 1 हो जाएगा, प्लस उधर में से जेड बचेगा। ठीक है, अब प्लस के कैप जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, इसमें बचेगा सिर्फ, इसमें वाई बचेगा। ठीक है, जब इसमें ये वाला पॉइंट रखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट रखने से ये ग्रेडियंट फाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा -1 प्लस 3, ये तो आएगा 2 जे कैप प्लस यहाँ पे 2 के कैप, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ये आ जाएगा, ये सेकंड वाला। उसी तरीके से अब देखो, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ये मैंने बोला था कि इसको एक तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं कि r टू द पावर n आर वेक्टर, ये क्या है, ये इरोटेशनल होता है फॉर ऑल n, मतलब इसका कर्ल क्या आएगा, 0 आएगा, कर्ल ऑफ दिस आर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा हर n के लिए। और ये क्या है, r टू द पावर n आर वेक्टर, ये सोलिनॉइडल कब होता है,
जब n की वैल्यू कितनी हो, -3 हो। ठीक है, हमने करके भी देखा था पिछले लेक्चर में, वहां पर लिखा था r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये है। इसका डाइवर्जेंस जीरो दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन एन इज इक्वल टू, एन की क्या वैल्यू होगी, तो एन की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, फाई इज इक्वल टू इस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका क्या मतलब है, देखो ये फाई हमें गिवन है फंक्शन, फाई क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एट 1 1 1। देखो जैसे मान लेते हैं इसका, पहले तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी वेक्टर की डायरेक्शन में जब निकलता है ना, इस वेक्टर को मेरे पहले नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज जो ये वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर का बी वेक्टर ले लेता हूँ इसका। ठीक है, ये बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो ये है आई कैप प्लस, सॉरी, -2 j कैप प्लस 2 k कैप। ये हमें बी वेक्टर गिवन था। सबसे पहले हमें बी कैप निकालना है। तो बी कैप कैसे निकलता है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये होगा। तो बी वेक्टर क्या है, आई कैप -2 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसी के मैग्नीट्यूड से। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 का रूट आएगा 3। तो यानी कि आई कैप -2 j कैप प्लस 2 k कैप/3। ये तो आ गया बी कैप, इसकी डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, अब किसका निकालना है, इसका। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका बी कैप के साथ डॉट कर देंगे। मतलब किसी की डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई डॉट बी कैप, ये इससे निकलता है उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बी कैप हमने निकाल दिया, इसके साथ डॉट करना है किसका, ग्रेडियंट फाई का। बस सबसे पहले ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो देखो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, इज इक्वल टू आई कैप, मैं ये नीचे लिखा देता हूँ। देखो ग्रेडियंट फाई निकालेंगे सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स का 1 हो गया, वाई वाई एक्स का 1 हो गया, वाई कांस्टेंट, इसमें तो 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसी तरीके से जे कैप जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा एक्स प्लस जेड प्लस के कैप, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तब देखो तब कितना आएगा, तब आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको देखो जे के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो जे कहाँ, सॉरी, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे है, तो वाई प्लस एक्स बचेगा, इसका तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब इसमें 1 1 1 पॉइंट रखेंगे, जब इनमें 1 1 1 रखेंगे तो ग्रेडियंट फाई कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई हो जाएगा 1 1 2 आई कैप प्लस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 j कैप प्लस 2 k कैप। बस अब क्या करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, बस और कुछ नहीं। तो मतलब जब भी क्या बोलना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी पूछा जाए तब क्या होता है हमेशा, ग्रेडियंट फाई डॉट बी कैप, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो ग्रेडियंट फाई हमने निकाल दिया है 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। इसका डॉट करेंगे किसके साथ, बी कैप के साथ। बी कैप भी हमने निकाल दिया है, बी कैप निकाल रखा है कितना, आई कैप -2 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मतलब आई आई वाला आ जाएगा, तो 2 × 2, फिर 2 माइनस का 4 और 2 × ये प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 4 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गया ना क्या निकालना है, जब भी पूछा जाए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मीनिंग है ग्रेडियंट फाई डॉट बी कैप। बी क्या है, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है। बी कैप का मतलब क्या होता है, कैप जिसके भी ऊपर लगा रहता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ये तो सिंपल एक वेक्टर है। अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब हम इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे कैसे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे निकाला था। देखो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको क्या करा, ये करा, तो ये आ गया। अब इसके साथ ग्रेडियंट वाले का डॉट कर देना बस, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो अब लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या होगा, बोल रहा है डाइवर्जेंस,
अच्छा, देखो अभी हमने पिछली क्लास में एक वो देखा था ना स्टेटमेंट, क्या देखा था, ये वाला थ्योरम जैसे समझ लो उसको, ये कि ग्रेडियंट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या था, ग्रेडियंट ऑफ ए क्रॉस बी, ये था देखो, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, यही था ना, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, यही था। तो देखो यहाँ पे वही पूछ रहा है फिर से, यहाँ पे आर और ए है बस, यहाँ पे अब ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेक्टर है, उसका कर्ल भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये क्या आएगा देखो, सबसे पहले आएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट क्या आएगा, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, ये आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा आर वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका कर्ल जीरो हो जाएगा, क्योंकि कर्ल का मतलब क्या, डेरिवेटिव भी तो लेना होता है डिटर्मिनेंट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, बिकॉज ए वेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखो, डॉट मतलब इसकी वैल्यू कितना बच गया, सिर्फ इतना बच गया, ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ आर वेक्टर। अब हमको आर वेक्टर का कर्ल कितना होता है ये पता लगाना है बस, ठीक है। तो आर वेक्टर का कर्ल क्या हो जाएगा देखो, कर्ल ऑफ आर वेक्टर, तो देखो ये क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, यही है ना। क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर तो यही होता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। तो देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप, ठीक है, ये इंटू ये, इसका इसका जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा, माइनस इसका करेंगे फिर जीरो आएगा, प्लस जे कैप, जब सेकंड और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे ये भी जीरो आएगा, माइनस जीरो, प्लस के कैप जीरो माइनस जीरो, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना। तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट जीरो, तो कितना आ गया, जीरो, सीधे इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर का कर्ल भी जीरो आता है, वो मेरे को पता था आता है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा था कि ऐसे कैसे करके आएगा। देखो इसमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे ना जब हम, तो ये आएगा डेल, ऐसे करते हैं ना डिफरेंशिएट, खुद करके देख लेना इसको, डेल जेड बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, माइनस डेल वाई बाई डेल जेड, दोनों की वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि जेड का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर है, उसका कर्ल जीरो होता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसकी वैल्यू जीरो आ गई, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। वो तब है जब हमको ये स्टेटमेंट पता है, ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले आर लेंगे फिर ए लेंगे, ऐसे करते करते आर को लेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, फिर ए को लेंगे ए वन आई कैप ए टू ए कैप ए थ्री के कैप जे कैप, उसकी तरफ फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर करेंगे, टाइम लग जाएगा मतलब ना। इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर इरोटेशनल, अगर ए और बी इरोटेशनल वेक्टर होते हैं, हमने पिछले भी उसमें पहले भी क्वेश्चन देखा था कि अगर ए और बी इरोटेशनल है, इसका मतलब इनका दोनों का कर्ल जीरो है, जीरो है, डेल क्रॉस बी वेक्टर क्या है, जीरो है। देन ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस जीरो आता है, आएगा ना डाइवर्जेंस जीरो। अभी ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यही सेम क्वेश्चन आया था, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ये लेक्चर 5 की पीपीटी है, वहां पर एक टाइप का एक क्वेश्चन था, ये देखो यही क्वेश्चन है सेम, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल देन डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस कितना आया था, जीरो आया था। क्यों, क्योंकि ये देखो हम अभी जो स्टेटमेंट लिखी उसी का यूज किया हमने कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, तो क्योंकि इसका भी जीरो आएगा इसका भी जीरो आएगा, तो पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो लेक्चर नंबर 6 में चलते हैं वापस, देखो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है बी डॉट कर्ल ए
माइनस ए डॉट कर्ल बी, ये आती है। अब इसकी वैल्यू भी जीरो है क्योंकि क्योंकि ये रोटेशनल है, और इसकी भी वैल्यू जीरो है क्योंकि रोटेशनल है, तो पूरा कितना होगा, जीरो हो गया। और जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो आता है उसको सोलेनोइडल बोलते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, सोलेनोइडल वेक्टर हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, ए क्रॉस बी क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर है। इस स्टेटमेंट से हमने निकाल दिया। ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, देन ग्रेडियंट ऑफ आर ए बी। अच्छा, अब ये क्या है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ऐसे ए बी सी। तो ये वही चीज है, ये वही चीज लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, आर ए बी। ठीक है, इसका ग्रेडियंट, तो कह रहा है कि ए एंड बी कांस्टेंट है, तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे हम, देखो देखो ग्रेडियंट ऑफ, चलो अभी इस क्वेश्चन को पहले इसमें मुझे इस क्वेश्चन का इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा एक बार। पहले हम एक क्वेश्चन और है इसके बाद उसको देखते हैं पहले। इस क्वेश्चन का भी होल्ड पे डालते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा इसमें ना, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो क्लास का, इसलिए अभी हम इसको इसको मैं अगली क्लास में 100% इसको करवा दूंगा मैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, ग्रेडियंट, हाँ इसमें वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली ना, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी, ऐसा होता है। क्योंकि ये क्या है, ये आर ए बी जो लिखा है ना, आर ए बी, ये जो है इसका मीनिंग क्या है, आर डॉट ए क्रॉस बी, ये इसका मीनिंग है। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, जब दोनों का डॉट होता है उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, ग्रेडियंट, ये इसका लंबा सा एक्सप्रेशन है एक ना, वो लगेगा इसमें। तो वो एक्सप्रेशन मुझे अभी याद नहीं है कि वो एक्सप्रेशन क्या है, उसको मुझे देखना पड़ेगा बुक में या कहीं पे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी जो होता है ना, इसका एक लंबा सा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो उसी की हेल्प से ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अगर वो मुझे याद होता तो अभी मैं इसको कर देते सॉल्व। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। तो देखो ये मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था, जब हम शुरू में देख रहे थे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या आएगा, ये डाइवर्जेंस यही तो है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ कितना आएगा, ये देखो ये वही को हो गया ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ये वही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई वेक्टर रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सीधे जीरो हो जाती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या आएगा, सीधे जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो, तो ये देखो छोटी छोटी चीजें जो है ना, कहाँ की चीजें कहाँ लिंक होती है, तो कहीं पे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर जब रिपीट होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो इसकी वैल्यू सीधे जीरो हो जाती है, अब एफ चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सीधे जीरो हो जाएगी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो इसका डाइवर्जेंस निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये भी किसी क्वेश्चन पूछा गया था, चलो लिख दिया हमने। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डाइवर्जेंस में तो कुछ नहीं होता, डाइवर्जेंस में सीधे आई आई वाले, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में, इसको जेड के रेस्पेक्ट में, तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, तो मतलब ये करेंगे हम ना कुल मिला के डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जो जे के कंपोनेंट है एक्स वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस वाई जेड स्क्वायर, बस ये करना है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2xz
प्लस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2yz। और जब हम इसमें रख देंगे एट कौन सा पॉइंट 1 -1 1 इसमें रख देंगे तो देखो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू तो 2 × 1 × 1 तो 2 हो गया, फिर x की वैल्यू फिर से 1 ये आ गया, और माइनस का तो 2 माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये तो। if the vector f vector is equal to this is irrotational then what is the value of a। irrotational है कह रहा है तो a की वैल्यू बतानी है। तो irrotational वेक्टर क्या होता है जिसका कर्ल क्या आता है 0 आता है ना। तो इसका इसका मतलब क्या होगा कर्ल ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ f वेक्टर का मतलब है इसका लिखेंगे कर्ल i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सॉरी पहले तो डेल बाई डेल एक्स आ गया यहाँ पे, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। अब फिर x के कंपोनेंट i और k है सिर्फ यहाँ पे ना, j नहीं है, तो j वाला कंपोनेंट 0 हो गया, तो यहाँ पे x के साथ आएगा x प्लस 2y प्लस ए जेड। y वाला कंपोनेंट 0 है, z वाले कंपोनेंट सिर्फ x है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके हमें 0 के इक्वल लिखाना है बस। तो ये कितना आ जाएगा आई कैप, ठीक है ये आएगा आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो देखो इसका इसके साथ करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस ऊपर की तरफ इसका करेंगे तो ये तो 0 आना ही है, प्लस जे कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। इसका जब है ना पहले उल्टा करते हैं, यहाँ से यहाँ करेंगे, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा a, माइनस जब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, प्लस के कैप इसको इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा देखो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ y के साथ करेंगे तो y के साथ इसका आ जाएगा 2, है ना, y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इरोटेशनल वेक्टर है, कुछ गलत हो रहा है आई थिंक, ये आएगा 0 और माइनस जब ये करेंगे तो ये आएगा y का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के मतलब ये आ गया हमारे पास ना a माइनस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप ये आया। अब ये 0 के इक्वल कैसे हो जाएगा, जीरो के इक्वल होता ना ये, तो ये पूरा वेक्टर 0 कब हो सकता है जब हर किसी का कंपोनेंट 0 हो, जैसे x का कंपोनेंट 0 हो गया, k का कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए था, तो हम बोलते हैं कि j का जो कंपोनेंट है मतलब कोइफिशिएंट है जो यहाँ पे ना ये जो है ये 0 होने के लिए क्या होना चाहिए इसको a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 1 आ जाती है ना, 1 ऑप्शन में भी है। तो मुझे लग रहा है ये कुछ क्वेश्चन में गलत है क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं आना चाहिए, -2 ये k का कोइफिशिएंट भी तो 0 होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर जो है कंपेयर होते हैं ना जब, तो k का कोइफिशिएंट दोनों साइड अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कर तो हमने सही रखा है, ये 0 हो गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस 2y। कुछ इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है यहाँ पे ना, हो सकता है यहाँ पे जे का कुछ होता कंपोनेंट या कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए था, ये जो है ये चीज़ गलत है, यहाँ पे -2 नहीं आना चाहिए, -2 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो रहा ना वेक्टर, ये इसका 1 आंसर हो सकता है कि 1 ही हो इसका आंसर, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हम कि जे का कंपोनेंट तो 0 हो गया, लेकिन ये तो -2 है तो इरोटेशनल वेक्टर कहाँ से हो गया, फिर ये तो गलत है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो हम इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ दें। द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर जो है इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं, दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं,
इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, देखो ये है लिखा है डेल स्क्वायर ऑफ, पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सिर्फ इतने को, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे लिखते हैं हम कि डाइवर्जेंस ऑफ किसका, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिखा है ना, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ, देखो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यह है। तो मतलब क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो सीधे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या होगा कि अब क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों को हम ऐसे लिख देंगे जैसे हम पहले भी करते थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा, पहले तो सीधे डिनोमिनेटर के पावर 4 हो जाएगी, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, आर एक्स ऐसे रहेगा मतलब, और ये आ जाएगा 2r, और r का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स, मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, ही बहुत छोटा छोटा सा हो गया। देखो पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, फिर आगे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर का हो गया 2r इंटू एक्स अपॉन आर, ऐसा हो गया, ठीक है। उसी तरीके से वाई वाली टर्म भी आएगी यहाँ पे सेम, और सेम जेड वाली टर्म भी आएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे आर की पावर 4 हो जाएगा, मतलब ना आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर टू द पावर 4, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, इस आर से ही आर कैंसिल हो गया तो माइनस का 2x स्क्वायर रह गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4, जब तीनों का एलसीएम आर टू द पावर 4 आ जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया तो 3 में से 2 गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गई, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ये जो जितना है ये इस वाले की जो वैल्यू है टोटल आ गई 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका ये निकाला हमने सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब इसका लाप्लासियन ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, देखो डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो निकालना है क्योंकि इसकी तो वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई डेल y2 डेल 2 बाई डेल z2 ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, अब इसको करता हूँ मैं, बाकी दोनों को फिर उसी हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब मुझे ये निकालना है डेल 2 बाई डेल x2 ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ एक को निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बाकी दोनों को फिर मैं ऐड करूँगा बाद में। देखो तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखो डेल अपॉन डेल एक्स, चेन रूल लगेगा इसमें, है ना, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा देखो डेल अपॉन डेल एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर को, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो ऊपर जाएगी पावर, पावर इसकी बाहर आएगी -2, फिर -2 -3 हो जाएगा, तो यानी कि -2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और डेल आर बाई डेल एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स अपॉन आर, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x बाई आर टू द पावर 4 डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ -2x अपॉन आर टू द पावर 4। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे, साथ साथ में ये पे करते जाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो नीचे वाले का सीधे सीधे आ जाएगा, माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर, ठीक है, नीचे आएगा आर टू द पावर 8 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आर टू द पावर 4 एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी मैं बाहर लिख देता हूँ -2, ठीक है, -2 बाहर लिख दिया, माइनस
ये एक्स ऐसे ही रहेगा, आ जाएगा 4r³ इंटू एक्स अपॉन आर, ये हो गया। तो ये कितना हो गया देखो, -2 यहाँ पर है, देखो r³ हो गया और एक्स, यानी क्या हो जाएगा r⁴ माइनस 4x स्क्वायर r², इतना होएगा अपॉन r⁴ 8, ये आएगा। अब देखो ये आया एक्स वाली टर्म, सेम एज इट इज वाई वाली टर्म भी आएगी, सेम एज इट इज जेड वाली टर्म भी आएगी। जब तीनों को हम ऐड कर देंगे ना, तीनों को ऐड कर देंगे, देखो यही सेम, जहाँ पे यहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आएगा, वहाँ पे जेड आएगा। अब तीनों का एलसीएम मैंने r⁴ 8 ले लिया, जैसे अभी किया था ना सेम, तीनों का एमएस डायरेक्ट लिख दो। देखो r⁴ 8 मैंने एलसीएम ले लिया, -2 -2 -2 तीनों में आएगा, तो -2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये ले लिया कॉमन। अब देखो r⁴ कितनी बार आएगा, 3 बार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3r⁴, ये जो है माइनस, देखो उनमें सब में से 4 और r² मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया x² प्लस y² प्लस z², ये हो गया। अब इसकी भी वैल्यू r² हो गई, ये r², ये r², कितना हो गया r² r⁴ और 3r⁴ माइनस 4r⁴, मतलब ये इतना बनेगा। देखो इधर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, -2 ब्रैकेट के अंदर 3r⁴ माइनस 4r⁴ और अपॉन में r⁴ 8 है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर आएगा -r⁴ और 2 भी है, तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 और r⁴ अपॉन r⁴ 8, तो कितना आ गया 2 अपॉन r⁴, इसका मतलब हो गया 2r⁻⁻4, तो ये है, तो ये है इसका आंसर। सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये सी वाला 2r⁻⁴, ठीक है, ये इस तरीके से इसका आंसर निकल गया। थोड़ा सा देखो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये जल्दी 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 करके हो जाता है, मतलब लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन, टफ कुछ नहीं है इसमें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे वही चीजें बार बार आती जा रही हैं, तो प्रैक्टिस कर करके अपने आप होने लग जाती हैं चीजें, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, अच्छा अभी 3-4 क्वेश्चन और है, चलो फटाफट कर लेते हैं इनको भी। देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये लिखा है देन वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, बोल रहा है वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ कितना आएगा, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, इसका वैल्यू हो जाएगी 0, क्यों, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ठीक है, ये 0 निकालने की जरूरत नहीं, एफ चाहे कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ हमेशा 0 होता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई ये क्या होता है, ये भी 0 होता है, हमको पता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये प्रूफ किया था मैंने लेक्चर नंबर 4 में, दिखा देता हूं मैं, यही है, देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, 0 होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई मतलब डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो ये हो गया इसका आंसर। इफ द वेक्टर इज सोलेनोइडल, सोलेनोइडल है, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी, ये तो बहुत ही इजी है। सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इसका डाइवर्जेंस जिसका 0 आता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, इसका जेड के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 2y माइनस जेड प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए आएगा, इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हो गई -4, तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन द वैल्यू ऑफ, फिर वही आगे देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई कितना आएगा, 0 आ जाएगा सीधे, ठीक है। अभी पीछे बताया ये क्वेश्चन भी वही था, देखो सेम वही है। देखो फाइंड डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ व्हेन एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट, देखो जब कह रहा है कि एफ क्या है, एफ किसी फंक्शन का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ दिस x³ प्लस y³, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, z³ माइनस 3xyz, ठीक है, ये है। इसका देखो ग्रेडियंट है ये, तो ग्रेडियंट का कर्ल तो 0 आएगा सीधे, कर्ल तो क्या आ जाएगा 0, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है, ये
मतलब ये ग्रेडियंट लिखा है कॉमा करके कर्ल लिखा हुआ है, तो अब ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट क्या होता है, सॉरी डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर ऑफ फाई, ये होता है बस। तो डेल स्क्वायर का मतलब है डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस मतलब फाई, ठीक है, डेल टू बाई डेल वाई टू ऑफ फाई प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू ऑफ फाई, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो जो फाइव इसको दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एक बार करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, एक बार करेंगे तो आएगा एक्स, सॉरी 3x स्क्वायर, और इधर से भी आएगा माइनस का 6yz, ठीक है, ये आएगा एक बार करके। और उसी तरीके से इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3y² माइनस 6xz, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3z² माइनस 6 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 3 आएगा, 3xy। अब इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो इसमें तो वो x है नहीं, तो आ जाएगा 6x, इसमें आ जाएगा प्लस का 6y 6z, बस 6x प्लस 6y प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे, 6x प्लस y प्लस, तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, सपोज ये हमें दे रखा है इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल है dx dy dz, इसका मतलब ये 3 डायमेंशन में है, वेयर c इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है, जब हम 3 डायमेंशन में देखते हैं तो ये एक सिलेंडर होता है और 2 डायमेंशन में एक सर्किल है ये। बट यहाँ पे क्योंकि लिखा है z इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये एक सर्कल है जो z इज इक्वल टू 1 वाले प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मीनिंग होता है, सपोज मैं एक्सिस बना दूं, तो ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर ये सपोज यहाँ पर अगर मैं ये बनाता हूँ, ये सर्किल ये किस प्लेन पे लाई करता है, इस वाले प्लेन पे, जेड इज इक्वल टू 1 पे, मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है और इसी प्लेन पे ये लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि इस ये जो यहाँ पे सी दे रखा है ना, सी इसकी सर्कल की बाउंड्री है सी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर देते हैं और इसका एरिया पे हम फिर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। फिर इस एरिया का क्या करेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो हम पहले इसको हमको पता है कि ये होती है डेफिनेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप और डी एस, ये होता है। तो हम पहले इसका कर्ल निकाल के देखते हैं, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। तो कर्ल निकालेंगे हम आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड। तो डेल बाई डेल एक्स ये किया हमने, तो इसके हमने कंपोनेंट लिख दिए। देखो ये इसका एक्स आई वाला कंपोनेंट है, ये जे वाला, ये के वाला, तो ये तीनों कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे आएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 2y, यहाँ पे क्या आएगा -1। तो जब हम इसको कर्ल निकालेंगे तो देखो ये आ जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसका जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस जे कैप सेकंड और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, पहले इसका करेंगे तो ये z ई टू द पावर एक्स को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करके इसको 1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के कैप उसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये इस 2y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सारा का सारा 0 आ गया। तो कर्ल ही इसका 0 आ गया, तो दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 0। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। ये हमको कैसे ईजी, अदरवाइज हमको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ता है अगर हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या यूज़ करें, स्टोक्स थ्योरम यूज़ करें, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम हमने इसमें यूज़ करी। स्टोक्स थ्योरम से मतलब लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने देखा कि वो जो सरफेस इंटीग्रल कर्व निकालने में उसका 0 आ जा रहा, तो दैट मीन्स इंटीग्रल की वैल्यू सीधे 0 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड एफ वेक्टर, ये फोर्स फील्ड दे रखा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये एक लाइन दे रखी है, तो इस लाइन के अलोंग वर्क डन, इतना फोर्स लगेगा इस पे, तो वर्क डन कितना होगा। तो हमको पता है वर्क डन क्या होता है,
हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होता है। ये तो इंस्टेंटेनियस वर्क डन है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम देख रहे हैं, सपोज ये पॉइंट है ए और ये मैंने यहाँ से चला और ये पॉइंट है सपोज बी, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस ए के कोऑर्डिनेट थे 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2 1 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ए टू बी एफ डॉट डी आर, ये है इसमें, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इस लाइन के, पहले हमको देखना है कि डी आर, इसमें लाइन के हमें इक्वेशन निकालनी है पहले ना। तो लाइन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में लाइन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन मतलब 0 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन मतलब 0 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। और इसको हम एक पैरामीटर टी के इक्वल ले लेते हैं वेर 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो टी के इक्वल जब भी लेंगे तो इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर से क्या आ गया, यहाँ पर से आ गया एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू टी आ गया। दैट मीन्स क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू, जब मैं मतलब एक्स इसको मैं इसके इक्वल लूंगा टी के इक्वल, तो यह आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2t। जब y को उसके इक्वल ले लेंगे तो y इज इक्वल टू टी, z को लेंगे तो z इज इक्वल टू 3t। डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2dt, dy इज इक्वल टू dt एंड dz इज इक्वल टू 3dt, ऐसा हो गया, ठीक है। ये x ये सब कुछ रिलेशन है हमारे पास। तो f डॉट डी आर, जब इसको f डॉट डी आर हम निकालेंगे तो f डॉट डी आर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और f डॉट डी आर करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये देखो 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस जो y वाला कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा 2xz माइनस y dy और प्लस z dz, ठीक है। इतना हो जाएगा मतलब ये, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वाले में ना सब कुछ t के टर्म्स में रख देना है, और a से b में t की वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है। तो इसके ये लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की ऐसे, t इक्वल टू 0 टू 1, ठीक है, सब कुछ t में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो 3x स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2t है, तो 2t का होल स्क्वायर और dx, dx से बदला जाएगा 2dt, ऐसा आ गया। प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 है, फिर x है, x की वैल्यू है 2t और z की वैल्यू है 3t माइनस y का मतलब है t और dy के बदले आ जाएगा dt प्लस z की वैल्यू है 3t और dz की वैल्यू है 3dt, ऐसा हो गया। तो dt समय से अलग ले लेंगे हम, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, देखो एंड इसके अंदर क्या बच गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 3 24, तो 24t स्क्वायर प्लस 3 टू 6 टू 12 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 3 90 डी टी। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1, और इसमें से हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 36 टी स्क्वायर प्लस 8t और dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 36 टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 12 टाइम्स कट जाएगा तो आ जाएगा 12t क्यूब, ऐसा हो गया। प्लस 8t को लिख देंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 टाइम्स आ जाएगा 4t स्क्वायर, और लिमिट है 0 टू 1। इसमें लगेंगे एक बार 1 रखेंगे तो 1 से आ जाएगा ये 12 प्लस 4, और माइनस करके 0 में तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो कितना आ गया इसका आंसर 16। तो ये आंसर आ गया इसका 16, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने यूज़ करी, इसमें हम कुछ नहीं करा, इसमें सिंपल हमने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया, बस ये लाइन इंटीग्रल पूछा गया था एफ डॉट डी आर। चाहते तो हम इसमें एफ डॉट डी आर को सरफेस में कन्वर्ट कर, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइन दे रखी है ना, तो इसके लिए एनक्लोज सरफेस चाहिए होता है, किसके लिए, ग्रीन थ्योरम के लिए और स्टोक्स थ्योरम के लिए। अगर मतलब ये इस टाइप से कुछ ज्योमेट्री होती है इसकी, तब हम एरिया का यूज़ कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है ए से बी, एक ही कर्व है, कोई एनक्लोज नहीं है, तो इसमें क्या लगेगी, इसमें सिर्फ लगेगी, इसमें सिर्फ हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना था, इसका आंसर 16 आ गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है
If f vector is continuously differentiable vector point function in a region V enclosed by the surface S, then f dot n, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे V नहीं होगा, यहाँ पे आएगा S। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ है, S आएगा यहाँ पे, ये बुक में मिस प्रिंटिंग होगी जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो S आएगा। तो देखो जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको हम जनरली हम ऐसे लिखते हैं डबल इंटीग्रल S, लेकिन जरूर नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल S लिखा है, इसका मतलब भी वही है कि ये सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल से। और अगर वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा है सपोज ये v, या फिर सिंपल हम v लिखते हैं, तो उसका मतलब भी वही है, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है ये, तो इसका मतलब ये है एक्चुअली में डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आता है ना ऐसा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रल, बस सिंगल में लिख देता हूँ, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी। ये होती है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बस यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये डी हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी। A vector field f is given by this, ये हमें क्या दे रखा है, ये वेक्टर फील्ड दे रखा है, एक वेक्टर फील्ड। ठीक है, देन f डॉट डी आर ओवर द सर्कुलर पाथ गिवन बाय दिस। तो ये सर्कुलर पाथ दे रखा है, z की वैल्यू 0 है इसमें, तो z की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये सिंपल एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल हो गया। तो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस एक्स वाई प्लेन में, तो देखो देखते हैं क्या आता है इसका। ठीक है, ये हो गया सर्किल, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये है सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो गए, ए कोमा जीरो, रेडियस 1 है इसकी ना, तो इसके क्या हो गए माइनस ए कोमा जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एफ डॉट डी आर निकालना है, तो देखो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर क्या होता है, मतलब ये दो ही इसमें कंपोनेंट है, मतलब एक, क्योंकि 2D प्लेन में है ये, तो सिंपल हमको मतलब ये एफ डॉट डी आर करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स वन प्लस कॉस वाई डी वाई। ठीक है, तो देखो इसमें ये है, ये ऐसा हो गया एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई, मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस टाइप से हो गया। तो इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रीन थ्योरम अगर मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है, ये सी है इसमें, तो ग्रीन थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा। और इस वाले का होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो मतलब आ जाता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वन प्लस कॉस वाई, माइनस इस वाले का होता है वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ साइन वाई, ऐसा आ गया। और यहाँ पे आएगा डी एक्स डी वाई इक्वल टू, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल। देखो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन प्लस कॉस वाई तो कॉन्स्टेंट है, तो एक्स का वन हो जाएगा, तो बच गया वन प्लस कॉस वाई, माइनस साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस वाई डी एक्स डी वाई, तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास सिंपल इतना, क्या आ गया डी एक्स और डी वाई। ये अब देखो कैलकुलस में इंटीग्रल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये होता है ना डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई का मतलब है इसके अंदर सर्कल के अंदर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट होता है, इसकी लेंथ और ब्रेथ, थिकनेस इसकी डी एक्स है और हाइट इसकी डी वाई है। ठीक है, ये है डी एक्स डी वाई, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि डी एक्स डी वाई। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना एक डायरेक्शन में, यहाँ तक लेके आए, यहाँ नीचे नीचे लेके आए इसको यहाँ तक, और फिर ऊपर लेके गए यहाँ तक ऐसे, तो ये एक डायरेक्शन में यहाँ तक आया, फिर इसको लेफ्ट टू, मतलब ये वाई में इंटीग्रेशन हो गया इसका, फिर इसको लेफ्ट टू राइट, यहाँ लेफ्ट लाई यहाँ तक, और फिर राइट ले गए यहाँ तक, तो लेफ्ट टू राइट, फिर उसको मतलब वो वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, तो पहले एक्स डायरेक्शन में फिर वाई डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे करके इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, इसका एरिया कवर होता है कुल मिला के ना। तो डी एक्स डी वाई से क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया हमको पता है, इस सर्कल की रेडियस ए है, तो इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई और ए स्क्वायर, बस। तो इसका आंसर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर। चाहो तो मैं इसको लिमिट लगा के सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगा। देखो देखो अभी मैं बता देता हूँ कैसे ये मतलब ये आया कैसे, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि इसका इतना है,
ये कैसा है, इस सर्कल का एरिया होता है क्योंकि पाई है स्क्वायर ना, तो उससे है। चलो मैं इसमें लिमिट लगा के देखता हूँ, देखो इस इंटीग्रल में लिमिट लगा के देखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, देखो कैसा आता है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज ये था हमारे पास, देखो ये है, वहाँ पर dx एंड dy लिखा है सिंपल। तो जब ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे जब हम ना इसमें से, तो y की वैल्यू आएगी ये, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y की वैल्यू है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब जब ये बॉक्स जो है ना छोटा सा, इसको हमने वेरी किया नीचे लेके आया यहाँ तक, तो यहाँ पे y की वैल्यू है y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसकी वैल्यू यही प्लस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जब ये स्ट्रिप बन गई तो स्ट्रिप को मैं पूरा लाया लेफ्ट तक यहाँ पर, तो ये कहाँ पे आके अल्टीमेटली कहाँ पे, स्ट्रिप जैसे इधर आएगी फिर बड़ी होगी फिर छोटी छोटी होगी, यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है माइनस ए, तो एक्स वेरी करेगा माइनस ए से ए तक, ये हो गया। अब यहाँ पे खाली वन है ना, वन है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बस अब वन का इंटीग्रेशन पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आ जाएगा, है ना। उससे पहले देखो एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है इंटीग्रल की ना, माइनस ए टू ए, क्योंकि माइनस नीचे भी वही लिखा है ऊपर भी वही लिखा है, दोनों में वही लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की, कि माइनस ए टू ए इस टाइप से होता है, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जी कब होता है, जब एफ क्या हो, इवन फंक्शन हो, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है। और ये जीरो हो जाता है जब क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, ऐसा आ जाता है। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन और इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट की, क्योंकि यहाँ पे वन है, देखो यहाँ पे क्या है, वन है, वन तो इवन फंक्शन होगा, वन में तो वाई है ही नहीं, तो वाई के बदले माइनस वाई रखेंगे तो वही आ जाएगा, वाई के बदले माइनस वाई रखेंगे तो वही आ गया, इसका मतलब इवन फंक्शन है। तो लिमिट वाले नीचे वाले लिमिट को हम जीरो करके यहाँ टू लगा देंगे। उसी तरीके से एक्स में भी सेम ऐसी है, तो एक्स में भी सेम यही चीज लगेगी, तो यहाँ की टू इंटू टू, दो बार टू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी, चलो मिटाना क्या है, यहाँ नीचे लिख देता, आ जाएगा इतने में। देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टू आएगा फिर एक और टू आएगा, और ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू ए एक्स की वैल्यू है, और वाई क्या हो जाएगा 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 डी वाई डी एक्स। अब वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा है एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो वाई आ जाएगा सिंपल, और लिमिट हो जाएगी 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ये फटाफट फटाफट करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं करना है। बीच के स्टेप्स हमारे दिमाग में चलने चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। इसको मैंने यहाँ रखा तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है ए स्क्वायर। अब इसका इसका क्या है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे 4 तो लिखा हुआ ही है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या आता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट है 0 टू ए। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे पहले 4 टाइम्स, तो देखो मैं जब ए को रखूंगा यहाँ पे, ये जो ए है ना, इस ए को जब यहाँ रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, पहले वाली टर्म, तो ये जीरो हो गई। प्लस यहाँ पे आकर देखो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए अपॉन ए कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, साइन इनवर्स 1 आ गया। माइनस करके जब जीरो रखेंगे यहाँ पे देखो, इस जीरो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और जब यहाँ भी रखेंगे साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, तो ये भी पूरी टर्म जीरो हो गई, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास, क्या आ गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई टू, तो देखो 2 टू जब 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया पाई ए स्क्वायर। देखो वही आया ना जो पीछे मैं बता रहा था कि ये आंसर आएगा, देखो वही आंसर यहाँ से भी आया, ठीक है, अगर हम सॉल्व करते। अदरवाइज हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ होती है ये क्या बताता है, एरिया बताता है। और अगर यही सेम चीज़ ट्रिपल में आ जाए डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये उस रीजन का क्या बताएगा, उस रीजन का वॉल्यूम बताएगा ये, और ये उस रीजन का एरिया बताएगा। ये दो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि उसका हमें पता होना चाहिए, लेकिन एरिया ना, जैसे अगर यही सेम चीज़ इलिप्स होती,
सर्कल नहीं होता, सपोज यहाँ पे एक इलिप्स होता। इलिप्स की इक्वेशन सपोज ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी, ये होता है इलिप्स का एरिया। तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर के बदले क्या आ जाता है, पाई ए बी, ये होता है इलिप्स का एरिया। ठीक है, ये होता है। तो सर्कल के बदले अगर यही सेम क्वेश्चन में इलिप्स आ जाता तो वहाँ पे यहाँ पे हम पाई ए बी लिख देंगे बस। तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो क्या लिखा है। इफ सी इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 0 0 पाई 0 पाई पाई बाई 2 0 पाई बाई 2। तो इसको पहले रेक्टेंगल को बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो अ, चलो इस टाइप से कुछ बनेगा ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0 0 और ये वाला पॉइंट है पाई कॉमा, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये थोड़ा कलर ब्राइट नहीं है। ये पॉइंट है 0 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है सपोज पाई कॉमा 0। ठीक है, ये है। अब एक लाइन यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ कहीं पे, और फिर वो लाइन इधर आ जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज, ये वाला पॉइंट है 0 कॉमा पाई बाई 2, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पाई कॉमा पाई बाई 2। ये मान लेते हैं ए बी सी और ये ओ है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये रेक्टेंगल बन गया इस टाइप से। चलो नाम की जरूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। चलो ये रेक्टेंगल बन गया। अब क्या करना है हमको यहाँ से, अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो लाइन इंटीग्रल अगर हम इसमें देखो ये लिखा है यहाँ पे सी ई टू द पावर एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई डी वाई, ये लिखा है। इसमें अगर मैं ग्रीन थ्योरम लगाऊंगा ना, ग्रीन थ्योरम क्या होती है, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई, ये क्या चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है डबल इंटीग्रल, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ये इज इक्वल हो जाएगा डबल इंटीग्रल इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे माइनस है यहाँ, सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स है दोनों जगह पे ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, यहाँ पे डी एक्स एंड डी वाई, ऐसा हो गया। इज इक्वल टू देखो इसका फिर से ये हो जाएगा, ये इसका जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो इसका x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस वाई, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का इंटीग्रेशन होता है, साइन y का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, तो ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा हो गया। तो ये दोनों दोनों के दोनों सेम आ गए, तो ये माइनस टाइम्स बन गया, माइनस टू मैंने बाहर लिख दिया, डबल इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या है, अब देखो, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है हमको ना। तो पहले अब इसमें लिमिट लगेगी, तो लिमिट में क्या है, सिंपल देखो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में छोटा सा अगर मैं बॉक्स लेता हूँ तो बॉक्स क्या आएगा, यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे इस यहाँ की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे इस लाइन पे मिलेगा, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू पाई बाई 2, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू पाई। तो यही सेम टू सेम लिमिट्स उसमें क्या लग जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू 0 टू पाई वाई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स और कॉस वाई डी एक्स एंड डी वाई, ऐसा हो गया। तो ये आ गया माइनस टू, पहले हम एक्स वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स इक्वल टू 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे रहेगा, वाई को कॉस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई होता है, साइन वाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। तो इसमें देखो साइन पाई बाई 2 रखेंगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन 0 0, तो 1 आएगा कुल मिला के ना।
तो -2 आ गया। अब e टू द पावर माइनस एक्स बचेगा, सिंपल ये बचेगा 0 टू पाई e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये इज इक्वल टू हो गया -2 e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स 0 टू पाई, इसमें पाई रखेंगे तो आएगा -2 माइनस e टू द पावर माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से माइनस माइनस बाहर आ गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, मतलब प्लस हो गया e टू द पावर माइनस पाई माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 e टू द पावर माइनस पाई माइनस 1, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये 2 e टू द पावर माइनस पाई माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमने इसमें क्या करा, इसमें कुछ नहीं करा, इसमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज किया है। कौन सी थ्योरम लगी इसमें, इसमें लगी ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम से ये हमने लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, उससे ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब लिखा है यहाँ पे, इफ c इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम। तो हमें ये वेक्टर दे रखा है, पहले हम इसका कर्ल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर दे रखा है, तो ये वेक्टर दे रखा है हमको, इसका कर्ल निकलेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो क्या होगा, इसका कर्ल निकलेगा डेल क्रॉस एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, आई थिंक इसका कर्ल 0 ही आएगा। तो देखो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, तो देखो ये आ जाएगा आई कैप, इसको इसको छोड़ देंगे तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस करके ऊपर इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर एक्स आएगा, प्लस जे कैप, इसको इसको सॉरी सेकंड रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आएगा और ये माइनस वाई आ जाएगा ये भी। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे के कैप, तो यहाँ पे z माइनस जेड आ जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या आ गया, जीरो वेक्टर बन गया। तो कर्ल ही जिसका जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू इक्वल टू कर्ल के इक्वल होती है, तो जीरो आ गया तो स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से इसका आंसर सीधा जीरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ फिर एक क्वेश्चन और है, फिर लिखा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड के कैप, देन एफ, यहाँ पे ये डॉट होना चाहिए, ठीक है, एफ डॉट एन कैप डी एस, वेयर एस इज द सरफेस, ये दे रखा हमें, सरफेस क्या दे रखा है, सरफेस दे रखा है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है, स्फीयर है, ये स्फीयर है ना। ठीक है, स्फीयर कैसा होता है, बॉल, मतलब जो बॉल होती है ना, बॉल को स्फीयर बोलते हैं। तो ठीक है, स्फीयर वही होता है जो बॉल होती है। अरे यार, ठीक है, चलो सही हो गया ये। तो ये क्या है, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी 1 दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमें ये निकालना है इसका एफ डॉट एन कैप डी एस, तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैं अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी। ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, देखो हम वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस, देखो इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकलेगा जब, तो इसका मतलब आएगा कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए वाई डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ए जेड, और ये डी वी आ गया। तो डी वी का मतलब क्या हो गया, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ऐसा हो गया। तो देखो इसका इसका कितना बन जाएगा, इसका ए बन जाएगा, तो ये आएगा ट्रिपल इंटीग्रल ए प्लस इसका बी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये बी है सॉरी, बी वाई, और ये सी है। ठीक है, यहाँ पे सी जेड है। ठीक है, चलो मिटाने लगेंगे तो फिर ये है सॉरी, छोटा इरेजर लेके,
ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस और इसका सी आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड। ए प्लस बी प्लस सी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अभी बताया था देखो पीछे कि डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रल के साथ क्या दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो रेडियस यहाँ पे 1 है, तो 4/3 1, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो एक क्या आ जाएगा 4/3 पाई और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इसमें से 4/3 पाई ए बी सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आ गया सिंपल। अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगेगी, स्फीयर की लिमिट लगेंगी, फिर सारी पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, जब 1 होता है तभी आता है ऐसा, तो इसका वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका इतना होता है। देखो, इफ एस डिनोट द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0, y x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इस टाइप से एक क्यूब है। ठीक है, इस टाइप से एक क्यूब हो गए। तो इस टाइप से एक क्यूब है ये। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, इस टाइप से एक क्यूब है। तो अब क्या है, हमको क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमको देखो ये दे रखा है फंक्शन f इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन जो है, वेक्टर फील्ड, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस का 2x² वाई जे कैप प्लस 2k कैप ओवर s। ठीक है, तो क्या निकालना है इसका, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है इसका, ये निकालना है f सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन कैप डी एस। तो ये इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f और dv, डाइवर्जेंस ऑफ f। तो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं f का पहले। तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f, तो f का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x², y और z का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसका y के रिस्पेक्ट में, प्लस नहीं यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा इसका y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इसका y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिंपल 2x², और इसका z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा dx dy dz। तो ये आ गया देखो x², ये इज इक्वल टू आ गया ट्रिपल इंटीग्रल, इसका कितना आ गया, x² आ गया खाली, और dx dy dz। अब देखो ये क्या है ना, ये इस टाइप से है, ये जो इसमें मतलब ये x एक्सिस है, मान ये एक, इसमें से एक x एक्सिस है, ये एक y एक्सिस है, एक z एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है सपोज, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है। तो इसमें हमें दे रखी है अपने यहाँ पे लिमिट, x 0 से 1 वेरी कर रहा है, y 0 से 1 वेरी कर रहा है, z 0 से 1 वेरी कर रहा है। और क्यूब में वैसे भी क्या है, फिक्स लिमिट आती है हमेशा क्यूब की वाइड सब में, तो इनमें यही एडवांटेज होता है। तो सीधे सीधे इसमें क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से 1, y भी हो जाएगा 0 से 1, और z भी हो जाएगा 0 से 1। यहाँ पे क्या है, x² है, एंड dx dy dz। तो पहले z को इंटीग्रेट करेंगे, तो z को इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ है z की टर्म है ही नहीं, तो z का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 लिमिट है, मतलब z का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, देखो 0 से 1 और 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। उसी तरीके से y का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन भी 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास x। समझ रहे हैं ना, मतलब ये ऐसा होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं करना चाहूँ। चलो अगले अगले पेज पे करता हूँ इसको। ये है x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, z इज इक्वल टू 0 to 1। यहाँ पे x², तो पहले z को करते हैं, फिर y को करते हैं, फिर x को करते हैं। तो z को इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो, ये x तो ऐसे रहेगा, x इक्वल टू 0 to 1, y भी ऐसे रहेगा, y इक्वल टू 0 to 1, x² ऐसे रहेगा, और z dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा 0 to 1, और dy और dx। तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर इक्वल टू करके x इक्वल टू 0 to 1, x² है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इसका भी 1 हो गया, तो यहाँ पे बच गया खाली x इक्वल टू 0 to 1 और x² dx। x² का होता है x³/3, 0 to 1, तो 0 to 1 में रखेंगे तो 1/3 माइनस 0, तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया 1/3। तो
ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से हो गया। तो इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिया कि कैसे कैसे ये लाइन इंटीग्रल, वेक्टर, गॉस ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे कैसे करके यूज होती है। ठीक है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, तीनों के तीनों हमने अलग अलग क्वेश्चन जो है करके देख लिया कि कैसे कैसे करके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस का लगभग ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।